जुलाई 2006 चाइना के बीजिंग शहर के अंदर एक बनी हुई बिल्डिंग जिसका नाम बेहैंग था। उस बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट बनाए गए थे वो दो बेसमेंट थे, बेसमेंट ए और बेसमेंट बी। इन दोनों बेसमेंट में से एक बेसमेंट बंद पड़ा था काफ़ी टाइम से। अब उसे बेसमेंट बी को दोबारा से ओपन करना था और उसका जो भी अंदर का रख रखाव था, जो कि अंदर से बहुत ही गंदा हो चुका था, उसको बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर उसे ओपन करना था। और इसकी जिम्मेदारी दी गई वहाँ के मैनेजर मिस्टर वोंग को। मिस्टर वोंग 7 जुलाई को अपने साथ सुबह सुबह एक टॉर्च और साफ सफाई के उपकरण लेकर अब बेसमेंट में जा चुके थे। वो जैसे जैसे बेसमेंट में उतर रहे थे, अंदर बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा था। धीरे धीरे वो अब बेसमेंट में जा चुके थे। उन्होंने अपनी टॉर्च भी ऑन कर ली थी और धीरे धीरे वो नीचे चारों तरफ घूम रहे थे। और ऐसे ही घूमते घूमते अब उनकी नज़र सीधी वहाँ पर एक बहुत बड़े वेंटिलेशन फैन के ऊपर जाती है। उसके अंदर उसने जैसे ही अपनी रोशनी मारी टॉर्च की, उनको वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक गए। अब वो अपनी जिज्ञासावश उसके पास जाकर उसे देखना चाहते थे कि वो चीज़ क्या थी। धीरे धीरे अब वो उस वेंटिलेशन फैन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो उसके बिल्कुल पास में गए, उन्होंने टॉर्च से अब अंदर की तरफ देखा। वहाँ पर एक लाश थी जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी, उसकी स्किन भी बिल्कुल हड्डियों में चिपक चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे वो वहीं पर नीचे गिर गए। उनके हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस भी अपनी गाड़ी उठाती है और सीधे ही उनके पास आ पहुंचती है। पुलिस वालों ने भी आकर अपना जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी वही देखा जो मिस्टर वैंग ने देखा था। वहाँ पर लाश पड़ी हुई है और उसके शरीर के ऊपर एक बरा थी, साथ में कुछ लड़कियों वाले कपड़े थे, जिसे देखकर पुलिस वालों को ये पता चला कि ये एक लड़की की लाश है। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि इस लड़की को किसने मारा होगा और या ये खुद ही मर गई होगी। लेकिन पुलिस वालों ने जब उसके ध्यान से देखा, वहाँ पर खून के भी धब्बे थे। पुलिस वालों को अब पता लग रहा था कि इसका जरूर कत्ल करके इसको यहाँ पर फेंका गया है। उस लड़की को तो पुलिस वालों ने वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में भेज दिया, ताकि उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता लग सके कि उसके साथ क्या हुआ था और ये मरने वाली लड़की आखिर कौन है और इसकी हत्या कैसे की गई। और दूसरी तरफ जब ये खबर बाहर आती है कि एक महिला की लाश वेंटिलेशन फैन के अंदर मिली है, जो कि बिल्कुल सूख चुकी है, ये बात जब बाहर आई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। अब जो डॉक्टर थे उन्होंने इस लड़की की जांच कर ली थी। उन्हें पता लग गया था कि जो ये मरने वाली लड़की है, इसकी उम्र लगभग 18 से 22 साल के बीच की रही होगी। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि इसके चेहरे और सर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिससे कि इसका चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा, वो बिगड़ चुका है। और साथ में डॉक्टर ने यह भी बताया कि इसको मारने से पहले, इस लड़की की हत्या करने से पहले इसको सेक्सुअल एब्यूज भी किया गया था। और काफी समय बीत जाने की वजह से डीएनए टेस्ट में भी अब डॉक्टरों को प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जांच में लगे हुए थे। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि इस महिला के नाखूनों में नेल पेंट लगे हुए थे, साथ में ये बहुत ज़्यादा इसने ड्रेस अच्छी पहनी हुई थी, यानी कि ये कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। साथ में इसके पास में एक ब्रांडेड लग्जरी छोटा सा पर्स भी मिला था। उसके अंदर कोई भी नकदी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक पुराना अखबार था जो कि 6 अक्टूबर 1999 का था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ये पता चला कि ये लड़की की मौत लगभग 7 साल पहले हुई होगी। यानी कि जिस टाइम पर ये बेहैंग बिल्डिंग बन रही थी या फिर बनकर बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम पर इस लड़की की लाश को यहाँ पर लाकर ठिकाने लगा दिया गया था। और जो ये वेंटिलेशन डंक था, ये बहुत ही ज़्यादा एकांत में था, यानी कि इसके आसपास में कोई भी नहीं जाया करता। इसकी वजह से यहाँ पर इस लाश को छुपाया गया था। और जो यहाँ पर पंखा चला करता, उस पंखे की वजह से ये लाश बिल्कुल सूख चुकी थी। और इस लाश को यहाँ पर इसीलिए छुपाया गया होगा कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जिनको इसके बारे में पता है वही लोग यहाँ पर आते हैं। और जो मेंटेनेंस वगैरह इस बिल्डिंग का किया करते, वो लोग भी यहाँ पर नहीं आया करते। इसलिए इस लाश को बड़े सोच समझकर यहाँ पर रखा गया था।
अब पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि ये महिला आखिरकार है कौन जिसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसलिए पुलिस वालों ने 1999 में जितनी भी महिलाएं गायब हुई थी उनकी रिपोर्टें निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो रिपोर्ट निकाल रहे थे उनके सामने एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर 7 अक्टूबर 1999 को एक महिला ने नॉर्थ वेस्ट बीजिंग रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थान पर अपनी गाड़ी को पार्क किया था। अपनी गाड़ी पार्क करके वो लड़की वहां से उतरकर जो ये बेहैंग बिल्डिंग थी इसके अंदर गई थी। और उस टाइम पर बेहैंग बिल्डिंग को लियोन बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाया करता। इसको बेहैंग बिल्डिंग बाद में बोलने लगे। अब जैसे ही वो लियोन बिल्डिंग के अंदर गई वहां पर वो पौड़ियों से उस टाइम पर ऊपर जा रही थी, लेकिन 50 से 60 मीटर का जो रास्ता था उसके अंदर ही वो लड़की गायब हो गई। और उस लड़की का नाम गो शाह था, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा रिच थे। वो बहुत ही ज़्यादा फैशन वाली लड़की थी। हमेशा उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनना पसंद था। गोशा के माता पिता ने अब पुलिस वालों को जाकर बताया कि 7 अक्टूबर की रात को हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। जब वहाँ पर हमने डिनर कर लिया उस टाइम पर गोशा के पास उसकी कंपनी से फ़ोन आया। उसे कंपनी में जाना था, इसलिए वो अपने माता पिता से कहकर गई थी कि मैं सुबह तक वापस लौट आऊँगी, मुझे कंपनी में काम है। वो जैसे ही वहाँ से निकल है उसके बाद उसके माता पिता ने रात में उसके पास फोन भी किए, लेकिन गोशा का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसके माता पिता पहले तो यही सोच रहे थे कि वो रात भर वहां पर ओवर टाइम कर रही है, लेकिन सुबह भी जब उसके माता पिता को जब गोशा से बात नहीं हुई तब उनको और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। जिसके बाद वो सीधे ही उसकी कंपनी में जाते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर गोशा मौजूद ही नहीं थी। अब जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा बेसमेंट 1 में उसकी गाड़ी खड़ी थी। अब पुलिस वालों के पास उसके माता पिता जाते हैं। पुलिस वाले वहां पर आकर अपनी जांच में लग गए, लेकिन गोशाह का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहां पर चली गई। पुलिस वालों ने इसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया जो वहां पर आसपास के स्टेशन के ऊपर लगे हुए थे। अब वहां से ये तो पता चला कि रात को 9 बजे जो गोशा थी उसको कंपनी की तरफ आते हुए तो देखा गया, लेकिन वहां से वो कहां गायब हो गई ये पता ही नहीं चला। अब पुलिस वालों ने पूरी की पूरी पार्किंग बिल्डिंग को छान मारा ऊपर से लेके नीचे तक, एक एक कोने को, लेकिन गोशा का बिल्कुल भी पता नहीं चला। पहले तो पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जो ये महिला है ये बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए इसका अपहरण कर लिया गया होगा और इससे अब फिरौती मांगी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गोशा के परिवार के पास कोई भी फिरौती के लिए फोन आया ही नहीं। और धीरे धीरे जो ये गोशा थी ये अब गुमनामी में चली गई। और 7 साल बाद 2006 में जब ये एक वेंटिलेशन डंक के अंदर से एक महिला की लाश मिलती है, के बाद ये मामला दोबारा से उजागर हो गया। वेंटिलेशन डग के अंदर जो ये लड़की का शव मिला था, ये लाश मिली थी, इसके पास जो हैंडबैग था और इसके शरीर पर जो कपड़े थे उनको देखकर गोशा के माता पिता ने ये पहचान लिया था कि ये उन्हीं की बेटी है। साथ में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डीएनए टेस्ट करके ये अब अप्रूव कर दिया था कि ये गोशा ही है जो कि 7 साल पहले गायब हो गई थी। अब पुलिस वालों को ये नहीं समझ आ रहा था कि इसकी हत्या के पीछे कौन हो सकता है। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि ये एक अमीर परिवार से बिलोंग करती है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या पता इसकी किसी के साथ दुश्मनी हो या कोई इसको पसंद ना करता हो। इसके पीछे बहुत सारे लड़के भी घूमते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की, उसके पीछे बहुत सारे लड़के ऐसे ही घूमते होंगे। तो अगर किसी लड़के को इसने शायद मना किया होगा और उस लड़के ने जानबूझकर नहीं, क्या पता अनजाने में इस लड़की का मर्डर कर दिया हो और इसे छुपाने के लिए इस वेंटिलेशन डंक में ले आया हो। और इसके अलावा पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि शायद यहाँ पर जो काम किया करते वो वर्कर जो इस पूरी बिल्डिंग को अच्छी तरीके से जाना करते, जिनको एक एक चीज़ का पता था कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर वेंटिलेशन डंक है, यहाँ पर बेसमेंट है, जिसको इस बिल्डिंग के बारे में पूरी नॉलेज थी, उसी ने इस महिला का कत्ल किया होगा। क्योंकि उसे पक्का पता था कि अगर इस महिला की लाश को इस वेंटिलेशन डंक के अंदर डाल दिया जाएगा तो इसको ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? पुलिस वाले अब इसके बारे में सोचने लगे थे।
और इसीलिए वो अब 1999 में जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस टाइम की डिटेल निकालने लगे। अब पुलिस वालों को ये पता चला कि जब 1999 में इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब बेसमेंट बी के अंदर बहुत सारे मजदूर नीचे काम किया करते और वहीं पर रहा करते। और साथ में गोसा के परिवार वालों ने पुलिस वालों से ये भी कहा कि 1999 में जब उनकी बेटी गायब हुई थी तब उन्होंने बेसमेंट बी को चेक करने के लिए कहा था, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने अच्छी तरीके से इसकी जांच नहीं की और इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा, बल्कि उस टाइम पर इसमें इलीगल रिनोवेशन की वजह से इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले अपनी जांच में लगे हुए थे, तभी पुलिस वालों को कुछ महिला कुलीग्स ने बताया कि जो गुसा थी उसका जो सुपीरियर था जांग हा, वो शायद उसके ऊपर शक किया जा सकता है, क्योंकि गोशाह को यहाँ पर कंपनी के अंदर फोन करके बुलाने के लिए उसी ने कहा था। उस सुपीरियर जंगहा ने ही गोशा को कंपनी के अंदर बुलाने के लिए कहा था। जैसे ही उन्होंने कंपनी के अंदर उसे बुलाया उससे पहले ही जांगहा कंपनी के अंदर मौजूद था, लेकिन 9:10 पर वो वहां से कंपनी से बाहर निकल गया और 9:40 पर वो वापस से कंपनी में लौट आया था। लेकिन उसी दौरान जो ये गोशा थी ये गायब हो चुकी थी। जैसे ही जांगहा को इसके बारे में पता चला कि जिस टाइम पर मैं बाहर था उस टाइम पर गोशा गायब हो चुकी है, तब इसने उन फीमेल कुलीग्स को धमकाया कि तुम किसी को भी यह नहीं बताना कि मैं आधे घंटे के लिए गायब हुआ था। वो भी अपनी नौकरी के बचाने के चक्कर में उसका साथ देती है और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती। और साथ में पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि जो ये सुपीरियर जांगहा था ये गोशा का पीछा किया करता। लगभग ये उससे दुगनी उम्र का था, लेकिन फिर भी ये उसका पीछा किया करता। पुलिस वालों के लिए अब मेन सस्पेक्ट ये जांगहा था। पुलिस वालों ने अब उसे पकड़ा, उससे बातचीत की, लेकिन जब उससे बातचीत की गई और पुलिस वालों ने जब उसकी टाइमिंग को मैच किया तब पुलिस वालों को पता चला कि जब गुशा के पास फ़ोन किया गया था 7 बजे के बाद वो 9 बजे अपने घर से निकलती है और ऑफिस में पहुंचती है और 9:40 पे उसे ऑफिस में गाड़ी को पार्क करते हुए देखा गया। लेकिन जो ये जांगहा था ये 9:10 में गया था और 9:40 पे वापस आ चुका था। यानी कि अगर ये उसे मारता भी है तो उसको पहले तो सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, उसके बाद उसे मारा गया, उसकी हत्या करके उसे वेंटिलेशन डक्ट तक खींच कर ले जाया गया। अगर ये सब करने में भी इसको लगभग 20 से 30 मिनट लगते, लेकिन इनके आने की टाइमिंग बिल्कुल 1-2 मिनट का ही फ़र्क था। तो इतना जल्दी और इतना फास्ट काम करना इसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये उससे दुगनी उम्र का भी था और आम इंसान के लिए भी इतना जल्दी ये काम करना मुमकिन नहीं है। इसलिए पुलिस वालों ने इसे सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया। अब जो मिस्टर वू थे इस बिल्डिंग के मालिक, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि मेरे अलावा एक मिस्टर लू है जो कि इस बिल्डिंग के ठेकेदार थे, उसके पास भी एक चाबी रहा करती। काम खत्म करने के बाद भी उन्होंने हमें चाबी वापस नहीं लौटाई। और बहुत सारे वर्करों से पुलिस वालों ने बात की, तब उन्होंने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन जो मिस्टर वू थे और मिस्टर लू जो ठेकेदार था वो कंपनी के मालिक के साथ जुआ खेल रहा था, तो उसके पास तो ये सब करने का टाइम ही नहीं था। और इसी दौरान जो मिस्टर वू थे 1998 में उनको एक स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। वो अपने हाथ पैर हिलाने में सक्षम नहीं थे। अब पुलिस वालों को इनको भी अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से एक साइड में करना पड़ा। और जो मिस्टर लू थे जो ठेकेदार थे उन्होंने बताया कि मैं उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस बेसमेंट में गया था, मैंने वहां पर देखा जो ये 3 मजदूर वहां पर कुछ बातें कर रहे थे, साथ में वो ड्रिंक किए हुए थे और वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे थे। और उनके अंदर जो एक मजदूर था वो मेरे नीचे ही काम किया करता, जिसका नाम जियो हैंग था। और फिर मैं उसके पास गया, जियो हैंग से मैंने जाकर बात की और उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हमने ड्रिंक की हुई है, हम सिगरेट पी रहे हैं, साथ में हम पोर्न मूवी देख रहे हैं और हमें अब अंदर से कुछ करने की इच्छा हो रही है, इसलिए हम अब प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे और वहां पर अपने मन को शांत करेंगे। जिसके बाद जो ठेकेदार था उनको समझाकर वहां से चला जाता है।
ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों ने जियो हैंग को जाकर उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया। वो एक ठेकेदार के रूप में अभी भी काम कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे उठाया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की उस टाइम पर वो बिल्कुल मना कर रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने जैसे उसके ऊपर दबाव बनाया, अब उसने अपना सर झुका लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बता दिया कि मैंने ही गोशा की हत्या की थी, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था और अपने साथी जो उसको साथ देने के लिए 2 व्यक्ति थे उनका भी नाम बता दिया, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम यांग था और दूसरे का वैंग। इन दोनों को भी अब पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जियो ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उस रात को हम एक प्रोस्टिट्यूट को ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे। हम वहां पर खड़े होकर आपस में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे कि तभी जो गोशा थी वो वहां पर आ जाती है। उसने हमको बात करते हुए सुना, वो हमारे पास आकर हमें डांटती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो वहां से मुड़कर जाने लगी, हमारी नीयत खराब हो चुकी थी। हम उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़कर हमने उसको बहुत ज़्यादा मारा, जिसके बाद हम उसे बेसमेंट बी की तरफ खींच लाए। वहाँ पर हमने एक एक करके उसको सेक्सुअल अब्यूज़ किया, जिसके बाद उसको मार मार के अधमरा कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमने उसको इस वेंटिलेशन फैन के अंदर छिपा दिया ताकि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। इसके बाद ये वापस उस जगह पर आते जहाँ पर उसके साथ दरिंदगी की गई थी और वहाँ से साफ सफाई कर दी जाती है, बिल्कुल वहाँ से क्लीन कर दिया गया ताकि कोई भी पुलिस वालों को सबूत ना मिले। अब पुलिस वालों ने इन तीनों से ही अब इसके बारे में बातचीत कर ली थी, इन्होंने सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद अब इन्हें अदालत में ले जाया गया। लेकिन अदालत में अब सब कुछ इनके ऊपर ही था, क्योंकि पुलिस वालों के पास इनके खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं था, ना ही किसी ने इनको ऐसा करते हुए देखा था, ना ही वह कोई भी सबूत पड़ा हुआ था जिसकी वजह से इन्हें कातिल साबित किया जाए। अब जो कुछ था इनके ऊपर ही था। ये तीनों ही अपनी गवाही देंगे और खुद को कातिल साबित करेंगे कि हमने ही ऐसे कत्ल किया है। जियो और वैंग ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दी। इन्होंने अलग अलग जगह बताई जहां पर इन्होंने लाश को छुपाया था। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वैंग ने तो ये भी कहा कि हमने उसकी लड़की की छाती में बहुत बार चाकू से वार किया था, लेकिन उस लड़की की छाती में तो कोई भी चाकू का वार का निशान ही नहीं था। और ये केस ऐसे ही चलता रहता है, इसकी कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसी दौरान 2007 में जो वैंग था उसके दिमाग में इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसको केस से अब बाहर कर दिया गया। अब 2 व्यक्ति बचे थे जिनके ऊपर ये केस चल रहा था। और जो ये 2 व्यक्ति थे, जब इनको अगली बार तारीख पर लाया गया अदालत में, तब इन्होंने भी अपने कबूलनामे से इनकार कर दिया। इन्होंने कह दिया कि हमने कोई भी हत्या नहीं की है, हम उस लड़की को जानते ही नहीं है, बस पुलिस वालों के दबाव से हमने ये सब कुछ कबूल कर लिया था। अब अदालत में पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं थे, ना ही वकीलों के पास, तो इनको दोषी ठहराए कैसे, इसलिए पहले ही तारीख में इन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन जो दूसरी तरफ वकील थे उन्होंने थोड़ा सा और टाइम मांगा ताकि वो अपनी जांच कर सके और सबूत ढूंढ सके। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी उनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। अब उन वकीलों ने डॉक्टरों से भी बात की ताकि उस लड़की के अंडरवियर से उस आदमियों के, उन दोनों व्यक्तियों के सीमन मिल सकते हैं क्या। लेकिन डॉक्टरों ने भी अपनी जान लगा दी, लेकिन इतना काफ़ी टाइम बीत जाने की वजह से उसके अंडरवियर से कोई भी सीमन के निशान ही नहीं मिले, कोई भी सैंपल नहीं मिला। इसलिए पुलिस वालों के पास अब कुछ भी सबूत नहीं थे और उन्हें अब बाइज्जत बरी कर दिया गया। और ये केस था एक ऐसी बेचारी लड़की का जिसको कभी भी इंसाफ नहीं मिला। उसे पहले तो सेक्सुअल अब्यूज किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश मिली तो 7 साल बाद। तब तक उसके बारे में सब लोग भूल चुके थे और इसके बाद भी पुलिस वाले उन दोनों कातिलों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पाए। सबूत के अभाव में वो दोनों बरी हो गए। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस केस के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।